मैं ऐसे ही बैठा था जैसे आप बैठे हो यहाँ पे मिस्टर उदय कोटक बैठे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इस बंदे में और मेरे में फ़र्क क्या है। उन्होंने अपना बड़ा हार्ड अर्न्ड पैसा हमें दिया है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 125 CR के आसपास हम पैसा आज की डेट में मैनेज कर रहे हैं इन लोगों का। और मेरी ब्रांच कपूरथला ब्रांच पैन इंडिया नंबर 1 आई। पैन इंडिया, हाँ, मतलब यू वन क्रॉस दिल्ली बॉम्बे। यस। तो आपने अगर इन चारों के बारे में सुन रखा है तो आपको दुनिया की सारी ऑप्शंस पता है। तो गोल्ड रिस्की नहीं लगता हम लोगों को, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स में जाओगे तो इसका शायद कुछ डिफरेंट चीज़ निकल के आ जाएगी। जितनी वॉलेटिलिटी और जितना रिस्क इक्विटी में है, ऑलमोस्ट सिमिलर रिस्क, बिल्कुल बराबर रिस्क गोल्ड में है। तो ऑलमोस्ट मतलब 19-20 साल में वो 20 गुना पैसा मल्टीप्लाई हो गया। एक बचा रियल एस्टेट। हाँ जी, आपने तो रियल एस्टेट को भी गालियां दे दी। मैं कह रहा हूँ कि वही जो पेंशन उनको 60 साल की एज में आती थी, आपको 40 साल की एज में आ सकती है अगर आप अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली मैनेज कर लो। Welcome to another episode of Win Talks with Abhishek Jain, where win is wisdom, inspiration and networking. आज के हमारे जो गेस्ट हैं, इन्होंने 50 से ज़्यादा लोगों को करोड़पति बना दिया है और वो भी सिर्फ और सिर्फ 5,000 या 10,000 की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करवा के। तो मिलते हैं तेजिंदर सिंह मोखा जी से, जिनको 14 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है और 13 साल हो गए हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में लोगों को करोड़पति बनाते हुए। वेलकम तेजिंदर जी टू विन टॉक्स विद अभिषेक जैन। थैंक्स अ लॉट अभिषेक, थैंक्स अ लॉट। सो तेजिंदर जी, सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए कि आप करते क्या हैं। ओके अभिषेक, मेरा अगर मैं आपको बताऊं, बैंकिंग में रहा हूं मैं। पहले 14 साल मैंने बैंकिंग में जॉब किया है। आई वर्क विद मेजर इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। उसके बाद में मैंने 2011 में आई टुक अ डिसीजन कि मैंने बैंकिंग छोड़ के अपना कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट किया। आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन। बहुत सारी गलतियां की जो मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ उन गलतियों को सुधारने के लिए और उन गलतियों से उनको बचाने के लिए। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। ये क्वालिफिकेशन बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्सेशन के लिए एक्सपर्ट होते हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 2500 CFPs ही हैं जिसको हम सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बोलते हैं। प्लस मैंने एक पीछे अपनी किताब भी लिखी थी जिसका नाम है द लेजी मैन्स गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। लेजी इसलिए कि कोई भी इंसान इसको पढ़ के बड़े आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकता है और फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। मुझे बड़ा स्ट्रांगली लगता है कि हर इंसान को फाइनेंशियली फ्री होने का हक है। सो इसीलिए मैंने इस किताब में अपनी जितनी विजडम है, मुझे जितनी समझ है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इस किताब में डाली हैं। और ऑलमोस्ट 13 साल हो गए हैं सिंस 2011। हम 500 फैमिलीज को के फाइनेंसेस को ऑलमोस्ट मैनेज कर रहे हैं आज की डेट में। एंड विद गॉड्स ग्रेस इन सभी लोगों ने अपना बड़ा हार्ड अर्न्ड पैसा हमें दिया है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 125 CR के आसपास हम पैसा आज की डेट में मैनेज कर रहे हैं इन लोगों का। दैट्स अमेजिंग। हाँ जी, सो दिस इज माय जर्नी। ओह ग्रेट। सो तेजिंदर जी, लाइक आफ्टर कमिंग फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, मतलब 14 साल आपने बैंकिंग सेक्टर में काम किया, उसके बाद आप टोटली एक डिफरेंट लाइन में आ गए, मतलब ऑब्वियसली रिलेटेड टू फाइनेंस। तो आपका वो ट्रांजिशन कैसे रहा, आपकी अर्ली जर्नी कैसे रही जिसने आपको प्रॉम्प्ट किया, मतलब आप क्यों आए? मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आप आए क्यों। देखो, मुझे लगता है कि मेरी जितने सैलरीड क्लास लोगों से बात होती है, ऑलमोस्ट हर इंसान चाहता है कि मैं अपना कुछ इंडिपेंडेंटली बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ 1% लोग ही होते हैं जो फाइनली ये डिसीजन ले पाते हैं। बट आई वांट टू कन्वे टू यू कि जितने लोगों को मैंने देखा है जॉब छोड़ के, जिन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत रेयर कोई इंसान फेल होता हुआ देखा है मैंने। जो इंसान मेहनत करता है वो कभी फेल नहीं हो सकता। मुझे लगता है जॉब छोड़ के अपना बिजनेस कोई भी अगर स्टार्ट करेगा, सो सिर्फ एक सिंपल थॉट के साथ मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था कि मेरे खानदान में किसी ने कभी मतलब जॉब के अलावा कोई बिजनेस नहीं किया। सो आई वाज द फर्स्ट वन। बहुत रेजिस्टेंस थी फैमिली में, लेकिन स्टिल मैंने ये डिसीजन लिया। और फाइनली आपको ना अपने डिसीजन को सही ठहराना पड़ता है। बहुत फेल हुआ मैं शुरू में, लेकिन ये एक डिटर्मिनेशन थी कि नहीं, अब ये डिसीजन लिया है, खुद का डिसीजन है, इसको सही ठहराना है। सो धीरे धीरे आपको लोग मिलते रहते हैं जो मेंटर करते रहते हैं, फिर रास्ते खुलते जाते हैं जैसे जैसे आप आगे चलते हो। ठीक, तो आप बैंकिंग में एग्जैक्टली करते क्या थे? अभिषेक, मैंने 8 साल ऑपरेशंस किया है।
पहले मैंने कुछ साल हेड ऑफिस में भी जॉब किया है, एंड हमारी आरबीआई के साथ लाइजनिंग का काम होता था। फिर उसके बाद मैं 6 साल ब्रांच मैनेजर रहा हूँ विद आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। तो रिटेल बैंकिंग जो आप देखते हो, जहाँ पे आप ब्रांचेस में बैंक की ब्रांचेस में जाते हैं, तो उन्हीं ब्रांचेस को मैं हेड करता होता था। ठीक। और आप हेड करते थे ब्रांचेस को, और आपकी लास्ट पोस्टिंग क्या थी? और मतलब मेरे को आप बैंकिंग सेक्टर की कोई एक ऐसी अचीवमेंट बताइए जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी। ओके, सो अभिषेक, मुझे ये बड़ा स्ट्रांगली ये भी लगता है कि अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ना, उससे पहले 2-4-5 साल उसको कॉर्पोरेट में काम जरूर करना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत इमेंस लर्निंग है। अगर मैं कहूँ कि मैं अपना बिजनेस कर पाया तो उसमें बहुत सारा क्रेडिट मेरा बैंकिंग करियर को जाता है। ठीक। रीजन बीइंग के बैंक्स में बहुत सीखा हमने। बैंक में जाके हमने कस्टमर डीलिंग सीखी, बैंक में जाके हमने ऑपरेशन सीखा, सेल्स सीखी। सेल्स मेरा डोमेन ही नहीं था सेल्स, मतलब। और आज से 20 साल पहले तो लोग सेल्स के नाम पे, मतलब वो था कि टेबल के नीचे घुस जाते थे कि सेल्स इतना मुश्किल माना जाता था। लेकिन बैंक में बैठ के हमने वही है ना कि इट इज लाइक ट्रेनिंग, जो आप बैंक के एक्सपेंस पे ले रहे हो। सो बैंक में बैठ के हमें उन्होंने जो सिखा दिया, उसी चीज को जब हमने बाहर जाके इम्प्लीमेंट किया तो वो हमारा बिजनेस बन गया। सो सीखा तो सब कुछ हमने बैंक में ही है, अगर मैं लिटरली बोलूँ। सो बैंक का बहुत बड़ा क्रेडिट है। दूसरी चीज अगर मैं कहूँ कि जहां आपको चैलेंज लगता है ना, वो काम आप जरूर करो। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा, जहां जहां लाइफ स्मूथ हो गई वहां पे मेरी ग्रोथ रुक गई। तो मैंने हमेशा अपने आप को कहा कि अब नेक्स्ट चैलेंज क्या है तेरे लिए। सो ऑपरेशंस में करियर ठीक जा रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन एक लेवल के बाद अगर आपको ग्रो करना था तो यू हैड टू लर्न सेल्स। और उसके लिए अब ब्रांच मैनेजर बन गए तो वहां पे सेल्स करना कंपलसरी होता है, राइट? ठीक है ना। तो सेल्स पहले इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मैं अगर लिटरली आपको कहूँ तो मैंने अपने सेल्स के जो बच्चे होते हैं उनके साथ जाके सेल्स सीखी है। सो वहाँ से सीख के मेरी जो ब्रांच थी, बैंक की ब्रांच, जहाँ पे मेजर टारगेट्स डिपॉजिट के होते हैं, प्लस आपके टारगेट्स इंश्योरेंस के और म्यूचुअल फंड्स के क्रॉस सेल के होते हैं। तो हमारी ब्रांच, मेरी कपूरथला में ब्रांच थी, इमेजिन, जो एक पंजाब में भी बहुत छोटा सा सिटी है, और मेरी ब्रांच कपूरथला ब्रांच पैन इंडिया नंबर 1 आई। पैन इंडिया, हाँ, मतलब यू इवन क्रॉस दिल्ली, बॉम्बे। यस यस यस। तो मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी अचीवमेंट्स लाइफ में देखी विद द टाइम। सो वो मुझे लगता है कि जो बैंक ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, वहाँ पे लर्निंग भी रही और वो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी रही। ड्यूरिंग दिस टाइम मैं कोटक महिंद्रा बैंक में काम कर रहा था, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली मिस्टर उदय कोटक से मिलने के लिए। 2005 कोटक महिंद्रा बैंक अभी जस्ट आप कह लो पैदा ही हुआ था। सो देयर वर अराउंड 60-65 ब्रांचेस, बट स्टिल इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट मिस्टर उदय कोटक। आई कैन बेट दैट। हाँ। तो उनके बारे में थोड़ा बताओ कि आपको कैसा लगा, मतलब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, जस्ट इन शॉर्ट। अभिषेक, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। रीजन बीइंग, एक तो हम अपने करियर के बिल्कुल स्टार्ट में थे, और मिस्टर उदय कोटक वाज लाइक ही वाज हेडिंग डिफरेंट बैंक, उनका एक पार्ट था, आप इमेजिन करो, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, वेल्थ मैनेजमेंट। तो कोटक ग्रुप वो एक बहुत बड़ा ग्रुप था। तो जब मैं उनके पास जा रहा हूँ, आप ये सोचो कि मैं एक छोटी सी ब्रांच का ब्रांच मैनेजर हूँ, और मुझे लगता था कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, बहुत बड़ा महान काम कर रहा हूँ कोई। जब मैं मिस्टर उदय कोटक से मिला, आप इमेजिन करो, हम ऑलमोस्ट वी वर 8 to 10 ब्रांच मैनेजर्स, और वो जो बातें कर रहे थे, मुझे अभी तक याद है 2006-07 की बात थी। और वो जो हमारे साथ बैठ के बातें कर रहे थे, वो बता रहे थे कि मैं अभी लगे रहो मुन्ना भाई, मूवी देख के आया हूँ। सो वहाँ से मुझे जो एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आई कि पहली चीज़ तो इनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि मैं एक बैंक की ब्रांच संभाल रहा हूँ और मेरे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। मेरे पास मूवी देखने का टाइम नहीं था, मैं वो मूवी नहीं देख पाया था उस टाइम पे, लेकिन मिस्टर उदय कोटक वो मूवी देख के आ चुके हैं। दे हैव टाइम, फ्री दे हैव टाइम। सो कुछ तो उन लोगों में अलग है। दूसरी चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी उनमें, जो मुझे सीखने के लिए मिला, और मैं ऐसे ही बैठा था जैसे आप बैठे हो यहाँ पे, मिस्टर उदय कोटक बैठे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इस बंदे में और मेरे में फ़र्क क्या है। तो मुझे जो वो आंसर उस टाइम पे मिला था, वो ये मिला था कि इस बंदे में क्लैरिटी बहुत गजब की है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट क्लैरिटी कि इनमें इतना कॉन्फिडेंस है, और ये ऐसे डिसीजंस ले पाते हैं। और उनकी टीम में अगर मैं बोलूँ, उदय कोटक इज द चेयरमैन ऑफ द बैंक, और नीचे अगर मैं कहूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे, बैंक में जो सबसे छोटा एम्प्लॉय होता है उसको हम बोलते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो बाहर जाके अकाउंट ओपन करते हैं। राइट। सो जो उदय कोटक जी बोल रहे हैं, सेम वही फोकस नीचे तक परकोलेट कर पा रहे हैं वो लोग।
और वो जो सेल्स का एग्जीक्यूटिव है छोटे लेवल पे, वो भी वही बात कर रहा है जो ऊपर मिस्टर उदय कोटक बात कर रहे हैं। तो ये जो क्लैरिटी है उनके पास भी है, प्लस वो क्लैरिटी ट्रांसफर भी कर पा रहे हैं, जो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बीच में शायद 20 लेवल्स होंगे। राइट, मतलब बिजनेस में क्लैरिटी होना बहुत ही जरूरी है। यस यस यस, दैट वाज व्हाट यू लर्नड फ्रॉम उदय कोटक। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो तेजिंदर जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने चैलेंजेस की बात की कि चैलेंजेस आते हैं, अपने को चैलेंज लेना चाहिए। जो मेरे को, जब मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा था तो मेरे लिए भी मतलब सेविंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ जी। और सेविंग करना भी चैलेंज था। और मैं सेव किस चीज के लिए करूं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं, मतलब कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आज हमारे पास प्रेजेंट है कि मैं उस चीज के लिए सेव करना चालू करूं। आप हमारे को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर गाइड करो। अभिषेक, मुझे लगता है कि फाइनेंस को ना बहुत कॉम्प्लिकेट किया जाता है। जो आपका क्वेश्चन है ना, वहां से मुझे यही समझ में आ रहा है, एक्चुअली फाइनेंस इज वेरी इजी इन द सेंस के हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, दुनिया में लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स होंगे, डिफरेंट बैंक्स के, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इन सभी प्रोडक्ट्स के पीछे सिर्फ हम बोलते हैं कि 4 ही इंग्रेडिएंट्स हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स के पीछे सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, और उन 4 इंग्रेडिएंट्स के बारे में सुन के आपको और मजा आएगा। क्योंकि पहला इंग्रेडिएंट हम बोलते हैं टिपिकली डेट, लाइक एफडी। तो एफडी समझते हो आप? एफडी हम ट्रेडिशनली समझते हैं, हमारे घरों में हर किसी इंसान ने एफडी करवाई है। तो पहला प्रोडक्ट इज एफडी। तो 25% तो आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में 25% आप जानते हो, ठीक है ना? दूसरा आता है गोल्ड। गोल्ड भी हम लोग जानते हैं, हर घर में गोल्ड लिया जाता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे मदर्स, हमारे वाइफ्स, हर किसी को गोल्ड लेने की आदत है, ठीक है? तो दूसरा गोल्ड समझ में आता है हम लोगों को। तीसरा जो प्रोडक्ट आता है दैट इज रियल एस्टेट। ओके, ठीक है? तो रियल एस्टेट भी हम लोग जानते हैं, घरों में रहते हैं लोग, प्लॉट्स में, शॉप्स में इन्वेस्ट करते हैं। और चौथा होता है इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट। तो आपने अगर इन चारों के बारे में सुन रखा है तो आपको दुनिया की सारी ऑप्शंस पता है ऑलमोस्ट। इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, इसके ज्यादा आपको समझने की, जानने की जरूरत नहीं है। टिल द टाइम आपके पास 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपया नहीं है, उसके बाद आपको अलग ऑप्शंस में जाने की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करो ईच मतलब क्लास को, जो आपने 4 क्लासेस हमारे को समझाई। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में और एक्सप्लेन। अभिषेक, हर एक एसेट क्लास के अपने यूजेस हैं, अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो हर एसेट क्लास किसी फायदे के लिए बना गया था। इसको अगर हम समझ लें तो हमारी लाइफ बड़ी ईजी हो जाएगी। अगेन, पहला है एफडी। एफडी वो प्रोडक्ट होता है, एफडी बोल देते हैं हम लोग, डेट बोल देते हैं इसको, डिबेंचर्स कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन प्रोडक्ट मेजरली एफडी है। एफडी पहली चीज हमें गारंटीड फिक्स्ड रिटर्न दे देता है, ठीक है? गारंटी वर्ड तो हम लोग नहीं यूज कर सकते, लेकिन फिक्स्ड रिटर्न दे देता है मेरे को एफडी, ठीक है? एफडी में मुझे जो समझने वाली चीज है वो ये है कि ये मुझे लिमिटेड रिटर्न ही देगा, प्लस इसके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो अगर देखना है एफडी को तो पोस्ट टैक्स रिटर्न को देखो, अगर देखना है। ओके, अब एफडी को यूज कहाँ किया जाता है? एफडी को यूज किया जाता है, आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, आपने अगले 1 से 2 साल 3 साल तक जो पैसा रखना चाहते हो उसको एफडी में डाल लो। तो जहां पे मुझे पैसा ऊपर नीचे जाता हुआ ना नजर आए, तो एफडी में पैसा मेरा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो टिपिकली हम लोग बोलते हैं एफडी करवाना है तो बैंक में करवाओ, शेड्यूल्ड बैंक में होना चाहिए। एफडी जाके जाके बिल्डर को दे दिया, किसी को दे दिया, जहां पे मेरा प्रिंसिपल भी रिस्क पे है, तो वो मेरा बेसिक रूल ब्रेक कर दिया मैंने। एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, दूसरी तरफ मैं जाके कैसे बिल्डर को दे रहा हूँ जो बिल्डर ही कल को भाग गया। ठीक है ना? तो वो सेफ्टी खत्म कर दी मैंने। तो एफडी इज फॉर सेफ्टी। दूसरी जो एसेट क्लास है विच इज गोल्ड। गोल्ड को हम इंडिया में कैसे यूज करते हैं? गोल्ड को जब हमारे यहाँ पे शादियां होती हैं तो गोल्ड वहां पे दिया जाता है, अपने बच्चों को हम लोग देते हैं, अपने बहुओं को लोग देते हैं। तो गोल्ड एक बहुत मेजर एक्सपेंस है एट द टाइम ऑफ मैरिज। ओके, तो हम बोलते हैं कि गोल्ड को थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करते रहो। गोल्ड के बारे में अगर मैं सच में बोलूं, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों को लगता है कि गोल्ड रिस्की नहीं है। आपको क्या लगता है, गोल्ड रिस्की है? नहीं, मेरे को भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ही लगता है। तो गोल्ड रिस्की नहीं लगता हम लोगों को, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स में जाओगे तो इसका शायद कुछ डिफरेंट चीज निकल के आ जाएगी। इसको हम डिटेल में कभी छेड़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा वही है कि सनसनीखेज मुद्दा है। मतलब इंडिया में लोग इसको सुनना भी नहीं चाहते कि गोल्ड रिस्की हो सकता है। ठीक है, बट गोल्ड को समझ के चलो कि गोल्ड नीचे भी जाता है। तो शॉर्ट टर्म का पैसा, अगर मेरे को 6 महीने के लिए पैसा रखना है तो मैं गोल्ड में नहीं रख सकता, ठीक है? लेकिन गोल्ड को मेरे को अपनी बच्चों की शादी के लिए जो एक्यूमुलेट करना है वो मैं धीरे धीरे करके करूंगा, ठीक है ना? तो ये कंजम्पशन का प्रोडक्ट है।
और इसमें ज्वेलरी लेना हम लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा समझदारी की चीज़ नहीं है। अगर लेना भी है तो कुछ कॉइन्स लेकर के रख लो, या कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिसमें हम डाल सकते हैं गोल्ड का पैसा। मतलब गोल्ड, फिजिकल गोल्ड के अलावा भी कोई ऑप्शन है? हाँ, फिजिकल गोल्ड से अलावा जो ऑप्शंस हैं वही अच्छी ऑप्शंस मानी जाती हैं। रीजन बीइंग कि फिजिकल गोल्ड में अगर, तो मैंने फिजिकल गोल्ड में भी ज्वेलरी ले सकता हूँ। अब ज्वेलरी में मेरा 15-20% तो काट ही पड़ जाता है। तो मैंने 1 लाख का गोल्ड लिया, बेचने गया तो मेरे को 80,000 मिला, तो 20,000 का नुकसान हो गया। दूसरी तरफ मैं क्या कर सकता हूँ, उसके कॉइन्स लेकर के रख सकता हूँ, तो मेरे को काट उसमें कम पड़ेगी, तो मेरे कम पैसे उसमें निकलेंगे। लेकिन इससे बेटर ऑप्शन क्या होती है कि गोल्ड को म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बाय किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू गोल्ड को बाय किया जा सकता है। ये कैसे? यस, बस इतना ही सिंपल है कि मतलब जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, मतलब गोल्ड का म्यूचुअल फंड होता है, उसका नाम गोल्ड फंड दिखेगा आपको और वो फंड आप खरीद सकते हो, तो वो सेम रिटर्न देता है जो गोल्ड का रेट जैसे मूव करेगा। उसमें कोई आपकी काट नहीं है एटलीस्ट, और उसमें ये गारंटी है कि वो रेट आपको 24 कैरेट वाला ही मिल रहा है। ओके, ठीक है, तो उसमें ये नहीं है कि मेरा गोल्ड बीच में से फेक निकला, बीच में से 18 कैरेट निकला है, 24 कैरेट का खरीदा था, तो वो सारी बीच में से कैलकुलेशंस मिस हो जाती हैं। प्लस इसमें जो है लिक्विडिटी पूरी की पूरी है। गोल्ड में जो सबसे बड़ी एसेट मानी जाती है वो, इसकी जो स्ट्रेंथ मानी जाती है वो लिक्विडिटी मानी जाती है, कि गोल्ड को आप किसी भी देश में लेकर के चले जाओ, वहां पे जाके आप दे दोगे तो आपको कैश मिल जाता है। तो ये पुराने सालों में ना, आज से 50 साल 100 साल पहले जब लोग ट्रैवल करते होते थे, जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बड़े कम थे, उस टाइम पे ये चीजें हेल्पफुल होती थी कि यार मेरी किसी देश में चला गया मैं दूसरे में, वहां पे जाके मेरी मुंदरी है तो चलो मुंदरी देख के कुछ पैसा मिल जाएगा, मैं कुछ खाना खा सकता हूँ, अदरवाइज मेरी करेंसी दूसरे देश में जाके नहीं चलेगी। तो वो उस टाइम पे गोल्ड की एक अलग सिग्निफिकेंस होती थी। सो सेकंड एसेट क्लास जो हमने बोला 4 में से, दैट इज गोल्ड। तीसरा एसेट क्लास आता है रियल एस्टेट, ठीक है, और चौथा आता है इक्विटी। तो रियल एस्टेट को हम लोग यूज करते हैं अपनी कंजम्पशन के लिए। अब मुझे घर लेना है तो वो मैं बाकी तीनों एसेट क्लासेस में घर तो बना नहीं सकता, ना मैं एफडी में जाके रह सकता हूँ, ना मैं गोल्ड में जाके रह सकता हूँ, ना स्टॉक्स में जाके रह सकता हूँ। जो मुझे घर लेना है वो मुझे रियल एस्टेट में लेना है। अगेन दिस इज अ एसेट क्लास फॉर कंजम्पशन। गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों कंजम्पशन की एसेट क्लासेस हैं। ठीक है। और चौथी एसेट क्लास जो बड़ी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इंडिया में ये बहुत रिस्की लगती है और लोग इसको जुआ भी बोलते हैं, विच इज कॉल्ड शेयर मार्केट। तो मुझे तो ये एसेट क्लास सबसे प्यारी लगती है, अगर मैं सच में बोलूं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो ये सारी एसेट क्लासेस में जो पॉजिटिव चीजें हैं वो इस एसेट क्लास में है। ठीक। और मेरे को तजिंदर जी ये बताइए, आपने 4 एसेट क्लासेस के बारे में हमारे को बताया, आपकी इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हो? देखो, मुझे लगता है, मैंने जैसे आपको अभी एक्सप्लेन किया ना, इसमें से रियल एस्टेट और गोल्ड 2 एसेट क्लासेस हैं जहां में कंजम्पशन के लिए यूज की जाती हैं। तो बाकी 2 एसेट क्लासेस कौन सी बची जो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करनी चाहिए, विच इज इक्विटी एंड डेट। डेट मतलब एफडी और इक्विटी मतलब शेयर बाजार। ठीक है, तो ये 2 एसेट क्लासेस अपने आप में सफिशिएंट हैं। अगर आपको अगेन 100 करोड़ तक का आपका कॉर्पस है, स्टिल आपको इन 2 एसेट क्लास के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो ये 2 एसेट क्लासेस में है, डेट और इक्विटी में। डेट और इक्विटी में। और इक्विटी को अगर हम समझें, सरल भाषा में अपनी ऑडियंस को समझाना चाहें, बिकॉज इक्विटी पहले अंडरस्टैंडिंग से पहले मेरे को भी समझ में नहीं आता था, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। तो मैं चाहता हूं कि आप इक्विटी को हमारी ऑडियंस को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाएं। अभिषेक, इक्विटी को अगर आप समझना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से समझो कि जब मैं किसी शेयर में पैसा लगाता हूँ, है ना, जैसे मैंने इन्फोसिस के शेयर में पैसा लगाया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में पैसा लगाया, तो मैं उस कंपनी का, उस बिजनेस को बाय कर रहा हूँ, तो मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। अब आप इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर समझ लो कि मैं एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपकी सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं और एक्चुअल में आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। और बिजनेस में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, सपोजिंग मैंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया या आपने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो हम किसी भी अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं? सोचते नहीं है, जब तक बिजनेस चलेगा। जब तक बिजनेस चलेगा। तो फिर हम जब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रोज सुबह उठ के उसका रेट क्यों देखते हैं? समझ में आ रहा है? सो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और मुझे लगता है कि शेयर मार्केट में पैसा बनाने का जो सबसे पहला रूल भी है वो यही है कि इसको देखना बंद कर दो। इट इज अ बिजनेस वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, और उस बिजनेस को रोज सुबह उठ के आप देखते नहीं हो, अपने बिजनेस की वैल्यूएशन चेक करने नहीं जाते आप लोग सुबह कि यार ये बिजनेस मेरा कहाँ चला गया। इतना ही सिंपल है बस ये। ओके। तो तजिंदर जी, हमने स्टार्टिंग में बात की थी करोड़पति बनने की। हाँ जी। कि आपने लोगों को करोड़पति बनाया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवा के 5,000 रुपए से।
अगर हम इंडिया की भी बात करें, इंडिया में जो मेजर सैलरीड क्लास लोग हैं उनकी सैलरी फॉल करती है 15,000 से लेके 30,000 रुपए के बीच में। तो ये सैलरीड क्लास मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करे, हाँ जी। इनको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ताकि ये करोड़पति बन सके। ओके, तो अभिषेक मैं कहूँगा कि करोड़पति बनना तो बात की बात है। पहले अगर आप इन लोगों की बात कर रहे हैं जो अभी 20,000 25,000 रुपया कमा रहे हैं या अभी अपने करियर की शुरुआत में हैं, तो इन लोगों को मैं ये सजेशन दूंगा, इवन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट लाइफ में जब आपका अपना पॉकेट मनी भी मिल रही है उसमें से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में सेविंग करने के लिए आप 500 रुपये से सेविंग स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि एक बहुत छोटा अमाउंट जो आपको तंग ना करे उस अमाउंट को आप इन्वेस्ट करना शुरू करो। आज की डेट में जो मर्जी कह लो 500 रुपया कुछ भी नहीं है। अगर आप मार्केट में एक बार चले जाओ 500 रुपया तो मतलब ऐसे ही स्पेंड हो जाता है, पता भी नहीं चलता। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में इससे पहले आ रहा है। हाँ जी। वो क्वेश्चन आपने म्यूचुअल फंड्स की बात करी, हाँ जी, विच इज रिलेटेड टू इक्विटी। हाँ जी। हम आज के टाइम पे इतनी एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप के मिडल ऑफ ओवर में सिर्फ म्यूचुअल फंड की ऐड आती थी, जहाँ पे सचिन मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, धोनी एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, और साथ में उसके यहाँ पे ये भी लिखा आ रहा था कि इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब इतनी एडवर्टीजमेंट, मेरे को तो ये पर्टिकुलरली पर्सनली ये लगता है कि जिस चीज की एडवर्टाइजमेंट उतनी ज्यादा की जा रही हो उतना ही झोल उसमें होता है। तो मतलब व्हाट डू यू वांट टू से, मतलब आप इसको कैसे क्लैरिफाई करना चाहेंगे? देखो ये ना बेसिकली ऐड जो की जा रही है ये एमफी के द्वारा की जा रही है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो ऐड है इसका जो मेन मुद्दा अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ एक बात के ऊपर कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। अब ये आप सोचो कि म्यूचुअल फंड सही है कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिल्कुल ठीक है ना, ये इसलिए कहने की जरूरत पड़ रही है कि अगर मैं एक सिंपल स्टैटिस्टिक दूं, एफडी में मेरा पैसा अगर मैंने आज 1 लाख रुपया डाला, 20 साल के बाद वो बड़ी मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपया बनता है। ठीक है, जबकि मेरा 1 लाख का 20 लाख म्यूचुअल फंड में बना है पिछले 20 सालों में अगर मैं देखूं तो। ठीक है, तो जहां इतना बड़ा मेजर डिफरेंस है तो लोग फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आप अगर देखो कि इतना अगर ड्रास्टिक डिफरेंस है फिर भी लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये ऐड चलाने की जरूरत पड़ रही है कि यार म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है का मतलब सिर्फ ये है कि भाई एटलीस्ट इसको देखो तो सही, इस एसेट क्लास को नजरअंदाज करके मत चलो, क्योंकि ये एसेट क्लास शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल, तो ठीक है, मतलब इसके बाद अब आते हैं उसी क्वेश्चन के ऊपर कि हाउ सैलरीड क्लास, मतलब जिसकी 15 से 30,000 रुपए तक की सैलरी है, वो कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट करे। कैसे, आप इमरजेंसी फंड के बारे में बता रहे थे, वो हमें डिटेल में बताइए ताकि लोग आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, आज से ही उस तरफ मतलब सेविंग की आदत डालना चालू करें, ताकि आफ्टर सम टाइम उनके पास भी एक बड़ा कॉर्पस हो सके। बिल्कुल सही बात है। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे ही करियर स्टार्ट किया इमीडिएटली आपको सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। ठीक है, टाइम के साथ पैसा बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि चाहे किसी की सैलरी कितनी मर्जी कम हो, अगर मैं आपको कहूं कि 1800 रुपया अगर किसी ने निकालना है, किसी की 25,000 रुपया भी सैलरी है, 1800 रुपया महीना निकाल सकते हैं वो। आई गेस आराम से 1800 तो आई गेस तेजिंदर जी स्टूडेंट भी निकाल सकता है ना। तो हम कह रहे हैं चलो 25,000 रुपया कमाने वाला 1800 2,000 रुपया महीने का अगर सेव करना शुरू कर दे, बाय द टाइम उसका करियर खत्म होगा। एक आम आदमी नॉर्मली 25 से 30 साल अपना करियर चलाता है। एट द एंड ऑफ द करियर उस बंदे को अगर 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो क्या एक डिसेंट अमाउंट है उसके लिए? डिसेंट अमाउंट, इट इज वेरी गुड अमाउंट। अगर मतलब 25,000 वाले बंदे को आफ्टर द करियर 1 करोड़ रुपया उसके हाथ में, तो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। हाँ, तो इससे उसकी जिंदगी बदल सकती है, पॉइंट ये है। तो छोटा से बहुत बड़ी चीज क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना। तो जितना मैं इसको टाइम को कम करूंगा उतना मेरे को सेविंग ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर मैं कहता हूँ यही 1 करोड़ रुपया मुझे 20 साल में चाहिए तो मुझे ऑलमोस्ट 8,000 रुपया सेव करने की जरूरत पड़ेगी। तो जिसको जितना जल्दी चाहिए उतना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करके वो उतना जल्दी करोड़पति बन सकता है। ठीक, तो ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं, मेरे को इसके बारे में भी बताओ। अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में तो बताया कि आप 1800 रुपये से शुरू कर सकते हो, आप 30 साल में करोड़पति बन जाओगे। और अगर आप 5 से 8,000 रुपये सेव करना चालू करते हो तो आप 20 साल में करोड़पति बन सकते हो। पर म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं? देखो म्यूचुअल फंड जो हमने 4 एसेट क्लासेस बोली है ना, डेट मतलब एफडी,
आपका गोल्ड, आपका इक्विटी और प्रॉपर्टी, इन चारों में इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके। ठीक है। इंडिया में अभी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए रीट फंड्स बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर एसेट क्लास नहीं है, लेकिन 3 एसेट क्लासेस में तो आप आराम से कर सकते हो। इसमें से जो सबसे अच्छी एसेट क्लास है वो हम बोलते हैं इक्विटी को। इक्विटी मतलब शेयर बाजार। अब शेयर बाजार में आम आदमी पैसा बना नहीं पाता, नॉर्मली लोग पैसा गवाते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स का वहां पर एक रोल आता है कि म्यूचुअल फंड मतलब एक एसबीआई का म्यूचुअल फंड मैंने अगर खरीदा तो एसबीआई ने एक टीम हायर करके रखी हुई है जो एक्सपर्ट लोग हैं जो पैसे को मैनेज कर रहे हैं। तो आपकी सिरदर्दी नहीं है कि आज मुझे इन्फोसिस खरीदना है, टीसीएस खरीदना है, कौन सा शेयर खरीदना है, मारुति की सेल बढ़ेगी या कम हो जाएगी, तो वो सिरदर्दी मेरी नहीं है। तो वहां पे एक एक्सपर्ट टीम है जो पैसे को मैनेज कर रही है। तो ये रोल है बेसिकली म्यूचुअल फंड का कि म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट्स करता है। उनकी अपनी बहुत छोटी सी नॉमिनल सी फीस है, उस फीस के बाद भी वो आपको बहुत अच्छी रिटर्न बना के दे देते हैं। तो जिंदर जी एक बात बताइए कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे एप्ट एज क्या है? ओके अभिषेक, फाइनेंशियल प्लानिंग तो ना अपने आप में एक थोड़ा सा हैवी वर्ड हम बोल देते हैं, लेकिन फाइनेंसिस को मैनेज करना सीखना है, इसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। तो फाइनेंसिस को मेरे को जैसे ही मैंने कमाना शुरू किया सेम टाइम पे मुझे फाइनेंसिस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। तो जितना जल्दी इसको मैं सीख जाऊँ, रादर मैं तो कहूँगा एज अ स्टूडेंट सीखो और लाइफ में जैसे ही कमाना शुरू किया उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। ओके ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट भी हम लोग अपनी पॉकेट मनी में से अगर 500 रुपया से स्टार्ट कर लें और 2, 3, 4, 5 साल में हमें एक्सपीरियंस हो जाए तो बाय द टाइम आप 22, 23, 24 साल की एज में अपना करियर स्टार्ट करते हो और आपको 20, 25, 50 हज़ार रुपए की सैलरी आनी शुरू होती है, तो आपके पास ना एक्सपीरियंस है। नाउ यू नो कि अब कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है। ठीक है। और इसमें दरिंदर जी मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने ये तो सही बात बोली कि स्टूडेंट टाइम में हम लोग कुछ ना कुछ निकाल के स्टार्ट करके लर्न कर लेंगे। हाँ जी। पर जैसे ही एक स्टूडेंट कॉलेज पास आउट करता है, उसकी प्लेसमेंट होती है, उसके अगर हम पैकेजेस की बात करें तो किसी का पैकेज 5 लाख का होगा, किसी का 10 का होगा, किसी का 15 होगा, किसी का 25 का होगा। मतलब हाउ वुड दे मेक श्योर कि हाँ वो कितनी सेविंग करें उस डिफरेंसेस में से, उस डिफरेंशियल में से? ओके तो इसको ना आप इस तरीके से समझो कि जब हमारा करियर स्टार्ट होता है ना, अभिषेक आपने भी अपना करियर स्टार्ट किया, आप समझो कि हमारी ना बहुत सारी एस्पिरेशंस होती हैं। तो कॉलेज से जब बच्चा निकलता है उसको सेविंग के बारे में नहीं सोचता वो उस टाइम पे उसके दिमाग में क्या आता है कि मुझे बाइक लेना है, पंजाब में तो बुलेट लोग लेना चाहते हैं। तो हर बच्चे का एक एस्पिरेशन होता है, मुझे कार लेनी है, मुझे बाइक लेना है, मैं बाहर घूमूं, ट्रैवल करूं, है ना, अपनी एक इंडिपेंडेंस चाहिए हमें। तो बंदा कहता है शाम को पार्टी करेंगे। आज की जनरेशन तो वीकेंड पार्टीज में बिलीव करती है। तो इस टाइम में पैसा बचेगा कैसे? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो वो पैसा बचा नहीं पाएंगे। तो क्या रीजन हो सकता है? ओके तो वो रीजन मैं जो बहुत क्लियरली देना चाहता हूँ अपने आपके सभी ऑडियंस को, वो ये देना चाहता हूँ कि यू ऑल कैन बी फाइनेंशियली फ्री एट द एज ऑफ 35 और 40। मतलब आप एक चीज समझो, हमारे से पुरानी जनरेशन 60 साल की उम्र तक काम करते थे, उसके बाद वो रिटायर होते थे। मैं कह रहा हूँ कि वही जो पेंशन उनको 60 साल की एज में आती थी, आपको 40 साल की एज में आ सकती है अगर आप अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली मैनेज कर लो। ठीक। तो इस रीजन के लिए क्या आप पैसा बचाना चाहते हो? अगेन ये आपका डिसीजन है। नहीं, वो डिसीजन ठीक है। मेरे को एक ये फाइनेंशियल फ्रीडम जो वर्ड है आज के टाइम पे इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। हाँ जी। इसको भी आप हमारी ऑडियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए डीकोड करके दो कि आपके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या? ओके वेरी गुड क्वेश्चन। फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे लगता है कि एक ऐसी स्टेज है जहाँ एक एज के बाद मुझे मेरी जो खर्चे हैं वो सारे के सारे मेरे पैसिव इनकम के थ्रू निकल आए। पैसिव इनकम वो इनकम है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आज आप बिजनेस में नहीं गए, आज आप जॉब पे नहीं गए, तो आपका पैसा आना बंद हो जाता है। लेकिन अगर वो आपकी इनकम एक रेंटल इनकम के थ्रू आ रही है, या आपके एफडी के इंटरेस्ट के फॉर्म में आ रही है, या म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रही है, तो वो इनकम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप ऑफिस नहीं गए, आपको स्टिल पैसा आ रहा है। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। जिस दिन आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चे के बराबर आपको आनी शुरू हो गई, सपोजिंग आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपया है और 50,000 रुपया आपको आपके म्यूचुअल फंड ने दे दिया, या एफडी के इंटरेस्ट से आ गया, या रेंटल इनकम से आ गया, आप फाइनेंशियली फ्री हो। ठीक। सो ये फर्स्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, एक मेजर सा लेवल आपने अचीव कर लिया। ओके तो इसके बाद के भी लेवल्स होते हैं? इसके बाद के भी लेवल्स होते हैं कि विद द टाइम आप इतना पैसा क्रिएट कर पाओ कि आपको काम करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है ना। लेकिन ये पहला बेसिक लेवल ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसको अचीव कर लो, ये भी बहुत लाइफ चेंज हो जाती है यहाँ से। और मुझे ये बड़ा क्लियरली लगता है कि जब आदमी फाइनेंशियली फ्री होता है तब वो एक्चुअल लाइफ का डिसीजन लेता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है।
तब उसको समझ में आता है कि मैं करना क्या चाहता हूँ। मे बी उस टाइम पे वो इंसान अपना करियर ही चेंज कर ले, क्योंकि बिल्कुल। काफी हद तक हम लोग पैसे के लिए काम करते जा रहे हैं। तो ठीक। पैसे के लिए काम करना मुझे कब रोकना है, दैट इज द लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके। यार अब मुझे, हम ये नहीं कह रहे कि 40 पे घर पे बैठ जाओ, हम कह रहे हैं 80 साल तक काम करो, बिकॉज जब तक हेल्दी रहो तभी तक हेल्दी रहोगे जब तक काम करोगे। पॉइंट इज पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सो अगर एक बच्चे को 22 साल की एज में समझ आ जाए कि कैसे फाइनेंसेस को मैनेज करना है, मुझे लगता है 18-20 साल के बाद उसे पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और उसका भी एक बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक बोल देता हूँ कि एटलीस्ट 30-35% अपना इनकम का सेव करना शुरू कर दो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, वॉट एवर इज योर इनकम। आपने कहा किसी का पैकेज 5 लाख का है, किसी का 20 लाख का है, हर एक के खर्चे भी उसी तरीके से हैं, तो इनकम का 30% तो एटलीस्ट सेव करो। तो अगर 30% सेव करना शुरू कर दोगे आपका काम बन जाएगा। तो ये सिटी वाइज भी डिफाइन होता होगा फिर तो? देखो सिटी वाइज डेफिनेटली एक्सपेंसेस वेरी कर जाते हैं। अगर हम छोटे शहरों की बात करें, खर्चे कम है, सैलरीज भी कम है अकॉर्डिंगली, तो बड़े शहरों में जाके सैलरीज बढ़ जाती हैं लेकिन खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जिंदर जी, एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा है, वही मतलब जो एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं, म्यूचुअल फंड सही है और इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ जी, मेरे को आप ये बताइए कि इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वहां पे लिखा हुआ आ जाता है। हाँ जी, मैं अपना हार्ड अर्नड मनी या कोई भी, मतलब मेरे जैसे 140 करोड़ की यहाँ पे जनता है बिल्कुल। हमारे देश में, तो वो क्यों ऐसे रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट करे, वो भी पैसा कमाने के लिए? वहां पे रिस्क भी है। देखो म्यूचुअल फंड में बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हमें उस रिस्क को समझने की जरूरत है, बिकॉज हमारा पैसा मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा जाता है वो इक्विटी मार्केट में जाता है, शेयर बाजार में जाता है। पैसा बढ़ेगा भी मेरा तभी अगर मैं पैसा शेयर बाजार में डालूंगा, ठीक है ना। अब पॉइंट इज वहां पर वॉलेटिलिटी होती है। शेयर बाजार, कभी हम सुनते हैं कि शेयर बाजार 70,000 पे चला गया, कभी 80,000 पे चला गया, कभी 60,000 पे आ गया। कोविड आया था, मार्केट 30-40% गिर गया था। इसी तरीके से 2007 में सब प्राइम क्राइसिस आया था, 60% तक मार्केट गिरा था, 60% फॉल हुआ था। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस के कारण इक्विटी मार्केट को रिस्की माना जाता है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो हमने अगेन एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो 8 से 10 साल के टाइम पीरियड में वो रिस्की नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं पैसा डालूंगा 6 महीने, साल, 2 साल के लिए, तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट रिस्की है। इसमें 1.5-2 साल, 3 साल के लिए पैसा नहीं डालना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? मतलब 3 साल के लिए नहीं डालना चाहिए, 8 साल, 3 साल में रिस्की है, 8 साल में आपका रिस्क कवर हो रहा है, वो कैसे? देखो जब मार्केट गिरता है, सपोजिंग कभी भी मार्केट का वो जो बियर फेज आता है, मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, जब वो नीचे जाता है तो उसको 1.5-2 साल, 2.5 साल लग जाते हैं उसको रिकवर करने में मैक्सिमम। किसी टाइम पे जल्दी रिकवर कर जाता है। तो मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अगर आप अपना पैसा 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल, आपको पता है कि मुझे अब मेरी बच्चा है, मेरा बच्चे की एजुकेशन, मुझे पता है मेरा बच्चा आज अगर 5 साल का है तो उसको अगले 12 साल, 10-12 साल पैसा नहीं चाहिए। बच्चे की एजुकेशन जल्दी थोड़ा ना आ जाएगी, तो मुझे क्लियरली पता है कि उसकी हायर एजुकेशन 18 साल की एज में आएगी। तो मेरे पास अगर 5 साल का बच्चा है, 13 साल पड़े हैं, उस पैसे को मैं आंखें बंद करके म्यूचुअल फंड में डाल सकता हूँ, इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में। लेकिन अगर यही पैसा मुझे, मेरा बच्चे की एज है आज 16 साल, मुझे पता है 2 साल के बाद पैसा चाहिए, तो मैं पैसा नहीं डाल सकता। तो उसको फिर हम कहाँ इन्वेस्ट करें? एफडी। ओके, तभी मैंने बोला 2 एसेट क्लासेस हैं, एक इक्विटी मार्केट और दूसरा एफडी। एफडी मतलब डेट। तो ये दोनों अपने आप में सफिशिएंट हैं आपको अपने सारे गोल्स अचीव करने के लिए। ठीक। अच्छा, एक और आपने, आप जब एसेट क्लास की बात कर रहे थे, आपने गोल्ड के बारे में भी बात की, आपने रियल एस्टेट के बारे में भी बात की, आपने गोल्ड को भी रिस्की बोला। हाँ जी। वो कैसे? मतलब गोल्ड तो ऐसी चीज है जो आप बता भी रहे थे कि पुराने जमाने में लोग गोल्ड पहन के जाते थे, अगर किसी के पास किसी दूर देश में जा रहे हैं तो गोल्ड को बेच के दे कैन गेट, जहां मतलब वहां का खाना पीने के लिए या कुछ भी हम लोग कर सकते थे। आज के टाइम पे भी मेरे को तो वो सेम ही लगता है। लिक्विडिटी तो डेफिनेटली गोल्ड में बेस्ट है। तो गोल्ड को हम लेके जाते हैं, हमारे को उसकी जितनी वैल्यू होती है, बट हाउ दिस इज रिस्की? ओके अभिषेक, इसको इस तरीके से समझो कि इंडिया में हम लोग, ये ना हमारा अगेन फाइनेंस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। तो हमने पेरेंट्स को देखा है कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, हमारे पेरेंट्स को हमने देखा है एफडी में इन्वेस्ट करते थे, पीपीएफ में इन्वेस्ट करते थे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। तो हमें ये एसेट क्लासेस में जनरेशनल एक्सपीरियंस मिला है। तो हमें ये एसेट क्लासेस रिस्की नहीं लगती। क्यों? मुझे घर से सुना है मैंने कि यार ये एसेट क्लास रिस्की नहीं है।
गोल्ड है तो मतलब तो गोल्ड safe मैंने है। क्योंकि अपने दादाजी अपने परदादा मतलब सब हर एक इंसान को देखा कि यार उसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, तो हमें लगता है गोल्ड रिस्की नहीं है। लेकिन अगर मैं डाटा में आपको दिखाऊं, अच्छा दूसरी तरफ शेयर मार्केट, अपने पेरेंट्स से जब भी हमने सुना उन लोगों ने नुकसान ही खाया, तो हमने हमेशा सुना कि यार शेयर मार्केट तो रिस्की है, ऑल्दो गलतियां उनकी अपनी थी लेकिन वो रिस्की शेयर मार्केट को बोलते हैं। बट पॉइंट इज अगेन नाउ कमिंग टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स, मेरी आदत है मैं कभी भी किसी से ओपिनियन नहीं लेता हूं, तो मेरे को आदत है मैं डाटा में जाके उसको चेक करता हूं। यू विल बी सरप्राइज्ड, डाटा को अगर आप चेक करोगे, जितनी वॉलेटिलिटी और जितना रिस्क इक्विटी में है, ऑलमोस्ट सिमिलर रिस्क, बिल्कुल बराबर रिस्क गोल्ड में है। ओके ये आपके लिए एक शॉक वाली चीज हो सकती है कि आम इंसान को इसको सुन के बड़ा शॉक लगता है, कोई मानता ही नहीं है इस चीज को, मेरे को इसको समझाने में बड़ा टाइम लगता है। नहीं, मैं भी नहीं मानने को तैयार, आप मेरे को भी समझाओ। तो इट इज एज सिंपल एज दैट के गोल्ड में इन्वेस्ट करके 3 साल के बाद लॉस होने का चांस कितना है, वो सेम प्रोबेबिलिटी है इक्विटी में भी। अगर 3 साल के बाद इक्विटी में आपको नुकसान हो सकता है तो गोल्ड में भी नुकसान हो सकता है। पॉइंट ये, ठीक, जितनी बार पिछले अगर आप 30 40 50 साल का डाटा निकाल के देखोगे, जितनी बार 3 साल के बाद इक्विटी मार्केट नीचे आपको दिखी, उतनी बार ही गोल्ड आपको नीचे दिखेगा। ये प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो मतलब दोनों में इन्वेस्ट करने का रिस्क और बेनिफिट एक जैसा ही है। डेफिनेटली रिस्क ऑलमोस्ट बराबर है, बेनिफिट इक्विटी में ज्यादा है अगर आप देखोगे तो। ओके, और वो भी डाटा बोलता है। ठीक, अगर हम बात करें तो इक्विटी में ज्यादा पैसा बना है पिछले 40 साल 50 साल को अगर आप डाटा को निकाल के देखोगे तो, ठीक है ना। उसमें से अगर मैं देखूं कि किसी 10 साल को अगर पकड़ लें तो हमें वो दिखेगा कि यार गोल्ड में जब नीचे गया तो गोल्ड भी बराबर ही ऑलमोस्ट नीचे गया है, लेकिन जब ऊपर गया तो इक्विटी ज्यादा रिटर्न दे गया। अभिषेक, अभी हम जो बात कर रहे हैं कि गोल्ड से इक्विटी में ज्यादा रिटर्न आता है, इसके लिए मैं आपको एक स्टैटिस्टिक देता हूं, इससे आपको और आपके ऑडियंस दोनों को क्लियर हो जाएगी ये चीज। सपोजिंग 1980 में मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, दोनों में, गोल्ड में भी और शेयर मार्केट में भी। ठीक है, ये काफी लंबा टाइम पीरियड है, तो हम किसी भी एसेट क्लास को जज कर सकते हैं कि ये कैसा एसेट क्लास है। तो अगर मैंने 1 लाख रुपया गोल्ड में 1980 में इन्वेस्ट किया तो आज उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 37-38 लाख रुपए की है। ओके, 37-38 लाख, 37, राइट। ठीक है। दूसरी तरफ अगर यही पैसा मैंने शेयर बाजार में लगाया और सिर्फ सेंसेक्स में डाल दिया, म्यूचुअल फंड में भी नहीं डाला, म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट लोग हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं, तो आज इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ के आसपास की है। 7 करोड़, 7 करोड़, 37-38 लाख वर्सेस 7 करोड़, दिस इज द डिफरेंस। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इक्विटी मार्केट में ज्यादा पैसा बनता है गोल्ड के कंपैरेटिवली, और रिस्क मैं साथ में बता रहा हूं कि ऑलमोस्ट बराबर है। ये डिफरेंस जो आपने बताया है, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस। हाँ, दिस इज द एक्चुअल स्टैट्स जो आप बता रहे हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इंडिया ने जो सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है पिछले 40-50 साल में की है, वो ये की है कि हमने गोल्ड भर भर के खरीदा है। हिंदुस्तानियों को गोल्ड खरीदने का एक ऑब्सेशन है, तो वर्ल्ड ओवर सबसे ज्यादा गोल्ड हिंदुस्तानी खरीदते हैं और कहीं पे गोल्ड खरीदने का मतलब ऐसा पागलपन नहीं है। तो हिंदुस्तानियों ने पिछले 50 साल में बहुत गोल्ड खरीदा है और हमने अपनी कंपनियों के शेयर दूसरे लोगों को बेचे हैं। गोरों ने हमारी कंपनियों के शेयर खरीदे हैं। तो हमारी जो कंपनीज हैं, HDFC बैंक कह लो, TCS कह लो, सारी कंपनियां जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, इनके शेयर्स बाहर के मुल्कों के लोगों ने खरीद लिए हैं, जिसको हम FII बोलते हैं। तो वो लोगों ने वो एसेट क्लास खरीदा जिसने 1 लाख का 7 करोड़ बनाया, हमने वो एसेट क्लास खरीदा जिसने 1 लाख का 37-38 लाख रुपया बनाया। तो पैसा तो बना हम लोगों का, लेकिन हमारे से ज्यादा अमीर हमने मेहनत कर करके गोरों को बना दिया, दूसरों को बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो वैसे मेरे लिए बहुत शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स है। yes. और आई वुड लाइक टू थैंक कि आपने ये इतना इजीली मतलब हमारी ऑडियंस को स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से समझाया कि गोल्ड और इक्विटी में डिफरेंस क्या है। रिस्क सेम है, लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो इक्विटी में आई एम स्टिल नॉट एबल टू डाइजेस्ट कि इतना रिटर्न हो सकता है। चेक कर सकते हो, कहीं से भी जाके इस चीज को चेक कर सकते हो, ये इजीली अवेलेबल डाटा है, इसको कोई भी जाके वैलिडेट कर सकता है। नहीं, ठीक, हमने गोल्ड के बारे में भी बात कर ली, एक बचा रियल एस्टेट। हाँ जी, आपने तो रियल एस्टेट को भी गालियां दे दी। नहीं, गाली नहीं देता मैं किसी को, कोई भी एसेट क्लास खराब नहीं होता। तो रियल एस्टेट मतलब आपने डिफरेंस बताया कि हाँ, अगर मेरे को करना हो, मेरे को अपनी कंजप्शन के लिए मैं रियल एस्टेट कर सकता हूँ, लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट आप रियल एस्टेट को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हो। देखो तो वो क्यों? उसका लॉजिकली रीजन समझने की हमें जरूरत है। देखो अगेन, रियल एस्टेट वो एसेट क्लास है जिसको ट्रेडिशनली हमें समझाया गया कि ये एक अच्छी एसेट क्लास है, और हमने उसमें लोगों का पैसा बनता देखा है। लेकिन अब
अगर हम बात करें रियल एस्टेट में आप पैसा कितना डालते हो, 500 रुपया थोड़ा ना डालते हो, 1000 रुपया थोड़ा ना डालते हो। म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में आप 500-1000 रुपया डाल के बैठे हो, तो वहां पे रियल एस्टेट में आप 50 लाख करोड़ रुपया डालते हो, तो वो बढ़ता भी उसी तरीके से। मैं कहता हूँ यार मैंने 1 करोड़ रुपया डाला था, वो 2 करोड़ रुपया हो गया, तो बंदे को लगता है 1 करोड़ का फायदा हो गया। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर म्यूचुअल, मैं आपको एक अपनी पर्सनल एग्जांपल से समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड्स मैंने स्टार्ट किया अपना पर्सनल, मेरी जो पहली इन्वेस्टमेंट है वो थी 2005 में। अब वो कोई इंटेलिजेंस से नहीं थी, वो बाय फ्लूक कह लो, मतलब मैं बैंक में था, टारगेट आया तो अपना ही एक फंड लगा लिया। ठीक है, तो एक एप्लीकेशंस का टारगेट आया था, तो वो अमाउंट बहुत छोटा लगाया। लेकिन अगर मैं एक टिपिकल आपको समझाऊं कि मैंने अगर 50,000 रुपया लगाया, तो वो आज अगर हम देखें तो उसको 20 साल में, 20 साल हुए नहीं है अभी, 2005 की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट मतलब 19-20 साल में वो 20 गुना पैसा मल्टीप्लाई हो गया। ओके, ठीक है ना, तो अगर 50,000 की बात करें तो 10 लाख रुपया बन गया, तो 20 टाइम्स मनी हैज मल्टीप्लाइड। तो पॉइंट ये है कि मैंने पैसा डाला कितना। अगर वहां पे 50 लाख डाला होता तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरा कितना बन जाता। तो रियल एस्टेट में हम पैसा बड़ा डालते हैं, इसलिए हमें बड़ा पैसा बनता हुआ नजर आता है। लेकिन मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जो है मुझे लगता है वो म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रॉपर्टी। दूसरी तरफ आप चीज समझो कि अगर दोनों में बराबर भी हो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोजिंग मेरा पैसा म्यूचुअल फंड्स में भी बराबर बन रहा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और मेरा प्रॉपर्टी में भी बराबर बन रहा है, स्टिल मैं म्यूचुअल फंड को प्रेफर करूंगा। क्यों? अगर मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड में भी मेरा 20 साल में 20 गुना हुआ और प्रॉपर्टी में भी 20 गुना हो गया, ठीक है ना, स्टिल म्यूचुअल फंड में क्या बेनिफिट है? मैंने अगर मेरा आज की डेट में म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं कि मैंने 10 लाख रुपया लगाया था और वो 10 लाख का आज 2 करोड़ रुपया बन गया, 20 गुना हो गया ना। बिल्कुल, 10 लाख रुपए का 20 गुना 2 करोड़ रुपया हो गया। आज 2 करोड़ प्रॉपर्टी में भी बना, आपका 2 करोड़ म्यूचुअल फंड में बना, मेरा 2 करोड़ प्रॉपर्टी में बना। आज मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने के लिए चला जाऊं, बिकेगी कितने की? कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने में पहली चीज तो 6 महीने लगेंगे, फिर वो 2 करोड़ का 2 करोड़ मिलता नहीं है। ठीक है ना। दूसरी चीज, आपके पास 2 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड पड़े हैं, तो आपने बटन दबाया, चौथे दिन आपके पास पैसा आ गया। पर एक डाउट मेरे दिमाग में हमेशा तजिंदर जी ये रहता है, मतलब, और मैंने सुना भी है बहुत लोगों से, हाँ जी, कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा दिखता है वो कागजों में ही दिखता है, उसको रियल मनी में जब हम कन्वर्ट करने जाते हैं तो देयर इज ऑलवेज सम डिस्क्रिपेंसी। या ये मेरा मतलब सुनी सुनाई बात है? ये चीज हो नहीं सकती, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही हाईली रेगुलेटेड मार्केट है। सेबी को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर माना जाता है, इसीलिए इतना पैसा म्यूचुअल फंड्स में आता है। ठीक है ना। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड सारा कुछ सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है। रियल एस्टेट रादर रेरा के द्वारा रेगुलेटेड है। रेरा एक बहुत ही आप कह लो कि हल्का रेगुलेटर है इंडिया का, जो कि कस्टमर के सेफगार्ड करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं कर पाया है, जबकि सेबी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है। सेबी के पास की गई कंप्लेंट का एक्शन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ओके। तो आपको इतने स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस दिखेंगे, जैसे सेबी ने आके बहुत सारे रूल्स पास ऑन किए हैं पिछले कुछ सालों में, अगर आप देखो तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि कस्टमर को सेफगार्ड करने के लिए कितना कुछ करते हैं। आप एक चीज समझो कि आपने अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, आपके हर फंड का एक अलग अकाउंट होता है। ठीक है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, जिसका रेगुलेटर IRDA है, तो इंश्योरेंस में आप चेक काट के दे देते हो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो एक ही फंड है जहां पे सभी कस्टमर्स का पैसा पड़ा हुआ है। जब म्यूचुअल फंड में आप चेक काट के देते हो, आप देते हो SBI ब्लू चिप फंड, तो वहां पे एक फंड का अलग से अकाउंट है। SBI ब्लू चिप फंड का पैसा SBI के डेट फंड से मिक्स नहीं हो सकता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 50 म्यूचुअल फंड है, तो वो डिफरेंट फंड्स का पैसा आपस में मिक्स नहीं हो सकता। तो इतनी डिटेल में जाके सेबी चेक रखता है म्यूचुअल फंड्स में। तो ये सिर्फ एक मिथ ही है, हो ही नहीं सकता कि आपका पैसा है और वो आपको नहीं मिले। मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता। मेरे को अगर कोई केस है, अगर आप लाके दिखा दो तो मैं नहीं, केस नहीं, मतलब दिस इज इंटरनेट के ऊपर फ्लो हो रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत सारी जगह पे। देखो ये चीज जरूर है कि हमें रियल एस्टेट में एक प्रॉपर्टी दिखती है जिससे मुझे साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड्स में मेरा 2 करोड़ रुपया लगा हुआ है, मेरे को म्यूचुअल फंड में एक कागज मिल जाता है और मुझे नजर नहीं आता। लेकिन आपको लॉजिकली अगर उसको समझो, वो 2 करोड़ का जो म्यूचुअल फंड है, उस फंड ने आगे 50 से 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, एक TCS होगा, एक टाटा स्टील होगा, एक तनिष्क होगा। तो आपको इनके कंपनियों के शोरूम, बैंक्स की ब्रांचेस, सब कुछ दिखता है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो दिखता नहीं है। बिल्कुल। हम देखना नहीं चाहते, अगेन वो एक अलग चीज है, बट सब कुछ दिखता है। मारुति का अगर आप देखो, मारुति के शोरूम भी है, मारुति का फैक्ट्री भी है, मारुति की गाड़ियां भी दिखती हैं, सब कुछ दिखता है।
तो एक बिजनेस में सब कुछ दिखता है, ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है। राइट राइट राइट। नहीं, वंडरफुल। और तजिंदर जी, मूव करते हैं हम नेक्स्ट। एक जो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा बेसिकली वो है कि कोई बंदा अगर आज के टाइम पे अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहा है, हाँ जी, तो क्या म्यूचुअल फंड्स उसके लिए सही है? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है और ये मेरे दिल के बड़ा क्लोज है। रीज़न बीइंग कि मुझे लगता है कि हम लोग बाकी सारे गोल्स को प्लान कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं तो बच्चा हमें दौड़ता भागता हुआ नज़र आता है। इवन हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बच्चे के लिए सेविंग कर लो, है ना। लेकिन बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है, रिटायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो ना दिखती है और ना जिसके लिए कोई बोलता है कि यार तुम सेविंग कर लो। हमारे पेरेंट्स कभी नहीं कहेंगे कि अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग कर लो, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि हमारी एवरेज एज बढ़ती जा रही है। एवरेज एज हिंदुस्तान में किसी टाइम पे जब इंडिपेंडेंस हुआ था 32 ईयर्स एवरेज एज थी। ओके। एक आम हिंदुस्तानी की एवरेज एज 32 ईयर्स थी। आज ये एवरेज एज ऑलमोस्ट 70 के आसपास है। हम जिन शहरों में बैठे हैं, बड़े शहरों की अगर मैं बात करूं तो ये ऑलरेडी 75 के पार है। डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें, यूएस में ऑलरेडी 82 ईयर्स है, जापान में 87 ईयर्स है। तो आप एक सोचो कि अगर कोई इंसान 60 साल के ऊपर रिटायर हुआ तो उसको 20 साल 22 साल का जीवन उसका पड़ा हुआ है जब उसको कमाना नहीं है और उसको सिर्फ खाना है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। कोविड हम सब ने फेस किया। बिल्कुल। कोविड के टाइम पे हम सबकी इनकम खत्म हुई। कोविड में 3 महीने से 6 महीने तक हमारी इनकम बंद हुई थी। राइट। हमारे फाइनेंशियल्स का क्या हाल हो गया था? हिल गए थे पूरे। सब लोगों के फाइनेंशियल्स 6 महीने में हिल गए कि यार इनकम आनी बंद हो गई और हमें समझ नहीं आ रहा था कि यार अब क्या होगा। आप इमेजिन करके, आंखें बंद करके सोचो कि आपको 20 साल खाना है और आपके पास इनकम नहीं आनी कहीं से। तो ये छोटा गोल नहीं है किसी भी सेंस में। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा प्लान करने के लिए, पहली चीज। तो अपना जितना अर्ली लाइफ में स्टार्ट कर सकते हो इसको प्लान करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसी एसेट क्लास में प्लान करो जो कि बेयर मिनिमम महंगाई को बीट करे, जिसको हम इन्फ्लेशन बोल देते हैं। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां जो एसेट क्लास इन्फ्लेशन को बीट करे, ठीक है। तो अब हमने 4 एसेट क्लासेस की बात की थी। एफडी, जिसको हम डेट बोल देते हैं, एफडी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता, ओके, ठीक है। एफडी और गोल्ड ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा। तो रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट 2 ऐसी एसेट क्लासेस हैं जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करती हैं। रियल एस्टेट के अपने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं, लिक्विडिटी नहीं है और कई तरीके के इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल हम रेंटल इनकम लेते हैं अगर रियल एस्टेट के थ्रू। मैंने एक आम सैलरीड क्लास आदमी ने बड़ी मेहनत करके एक मकान फ्लैट खरीदा, उसको 20,000 रुपया रेंट आता है। अब वो फ्लैट उसने किसी को दे दिया किराए पे। अब उस बंदे के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कल को खाली करके जाएगा कि नहीं करके जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 1 करोड़ रुपया एट रिस्क चला गया। दूसरी तरफ देयर इज एन ऑप्शन विच इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एसआईपी बहुत पॉपुलर है आज की डेट में, लेकिन एक दूसरा रिवर्स भी एक प्रपोजल होता है विच इज कॉल्ड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसको हम SWP बोल देते हैं। ओके, दैट इज अ वेरी न्यू थिंग टू मी। हाँ, तो जो हम जब रिटायर हो जाते हैं, जब मुझे मंथली इनकम चाहिए, ठीक है ना, जब मैं फाइनेंशियली फ्री बोल रहा हूँ अपने आप को कि यार मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ, मुझे मंथली इनकम चाहिए, मेरा घर चलाने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए, तो म्यूचुअल फंड से हम SWP करके, जैसे मुझे सैलरी आती थी वैसे ही 1 तारीख को मेरे को SWP के थ्रू 1 लाख रुपया मेरे म्यूचुअल फंड से निकलेगा और मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो मेरे को तजिंदर जी इसके बारे में थोड़ा और सरल भाषा में समझाओ। हाँ, कि SWP लग इंटरेस्टिंग रहा है, पर है क्या? तो इसको कैसे हम लोग शुरू करें, या अगर किसी को शुरू करना है उसकी राइट एज क्या है, किस तरीके से करें और क्या होने क्या वाला है इससे? तो आप एक आम आदमी का एग्जांपल लो जो 30 इयर्स का है। 30 इयर्स से हम लगा लें कि 50 साल, 55 साल, 20 साल, 25 साल वो SIP के थ्रू पैसा इकट्ठा करे, ठीक है। SIP पैसा इकट्ठा करने का तरीका है। तो सपोजिंग मैंने 20,000 रुपए की SIP की, मेरे पास अभी 20 साल पड़े हुए हैं, मेरी 30 इयर्स की एज है, 50 इयर्स तक मैंने सेव किया। तो 20 साल में मैंने अप्रोक्सीमेटली, मुझे कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा, सपोजिंग मैंने 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। अब 2 करोड़ रुपया मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस है। मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे को 50 से लेके 80 साल तक इसमें से मंथली पेंशन लेनी है, ओके, ठीक है ना। तो हम इसको 50 लाख रुपए को ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर देंगे जहां से मुझे 9 से 10% का रिटर्न आएगा, जिसको हम बैलेंस्ड फंड्स बोल देते हैं। थोड़ा सा 100% इक्विटी से नीचे एक रिस्क होता है जिसको हम बैलेंस्ड फंड्स बोलते हैं। तो बैलेंस्ड फंड्स में डाल के हम बोलते हैं कि साल का 6% के हिसाब से विड्रॉल करना शुरू कर दो। रेंटल इनकम जैसे मुझे 3% के आसपास आता है, इंडिया में 2 से 3% रेंटल इनकम है। ओके, यहाँ पे मुझे 6% साल का आ जाता है, जो मुझे मंथली आना शुरू हो जाएगा। तो 2 करोड़ के ऊपर 1 लाख रुपया मंथली आपको
आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा, जो आप उसके बाद लाइफ टाइम अपना ले सकते हो। तो आपके जो ये फंड्स हैं ये टिपिकली 9 से 10% का रिटर्न निकालते हैं। आप 6% विड्रॉ कर रहे हो, आपका पैसा भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहेगा, प्रिंसिपल में ऐड होता प्रिंसिपल बढ़ता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके। तो धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, तो मैं इस साल अगर 1 लाख रुपए विड्रॉ कर रहा हूँ, अगले साल 1,05,000 रुपए कर दूंगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ इसको। आई गेस SWP का कॉन्सेप्ट ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, yes. और आई गेस इस कॉन्सेप्ट को भी मतलब बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है हर एक पर्सन के लिए जो रिटायरमेंट प्लानिंग का प्लान कर रहा है। और दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर देम। डेफिनेटली। और जो प्लान नहीं कर रहा है उसको मैं बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूँ कि आपको प्लानिंग करनी चाहिए, आपको जरूर प्लानिंग करनी चाहिए। रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा गोल है, और हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा पेन पॉइंट रिटायरमेंट ही होने वाला है अगर मैं बोलूँ तो। एक ही मैसेज आपके थ्रू मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि और कुछ करो ना करो, अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग स्टार्ट कर लो। 500 रुपए से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट जरूर करो। बिल्कुल। तेजिंदर जी, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था, पर बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट आप हमारी ऑडियंस को 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो उनको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में या सेविंग जर्नी में नहीं करनी चाहिए, और 3 ऐसी चीज़ें जो उनको डेफिनेटली करनी चाहिए। तो अभिषेक, 3 गलतियां अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहला मुझे लगता है जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अपना लॉन्ग टर्म का पैसा जो 5 साल 10 साल 15 साल का मुझे नहीं चाहिए, बच्चे की एजुकेशन, अपनी रिटायरमेंट का पैसा, उसको उठा के ऐसी जगह पे डालते हैं जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता, महंगाई के ऊपर रिटर्न नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल FD। तो लोग सेफ्टी को ज्यादा चूज कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे को रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट करने वाली आनी चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है। दूसरी चीज मुझे लगता है जो लोग करते हैं, अगेन हम लोग सेफ्टी को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन हम FDs लोगों को देखा है मैंने, वो बिल्डर्स के पास जाके FD करवा रहे हैं। 1% 2% एक्स्ट्रा के चक्कर में पर्ल ग्रुप में जाके FD करा दी, सहारा में FD करवा दी, जो लोगों के पैसे ही मर गए। तो मेरा प्रिंसिपल रिस्क पे चला गया, तो वो एक बहुत बड़ी गलती है। तीसरी गलती मुझे लगता है कि लोग करते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, सपनों का महल बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फाउंडेशन नहीं बनाते। तो फाउंडेशन अगर हम बोलें फाइनेंशियल प्लानिंग में होता है कि हमारे पास कुछ बेसिक इंश्योरेंसेज होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली सिक्योर्ड होनी चाहिए। क्योंकि सेविंग, अभी मैंने अगर 5,000 रुपए की SIP की है, उसको 10 लाख रुपए बनने में बहुत साल लगने वाले हैं। बिल्कुल। तो उतनी देर तक मेरे को 10 लाख का एक हेल्थ कवर अगर मैं लेकर के चलूँ तो बहुत सस्ते में एक आ जाएगा। तो हम फाउंडेशन बोलते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, और एक अपना 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखो। इमरजेंसी फंड होता है कि कभी नौकरी चली जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उस टाइम पे वो काम आता है। ठीक। तो ये 3 गलतियां मैंने देखा लोगों को बहुत ज्यादा करते हुए, तो इनसे अगर हम बच पाएं तो हमारी जिंदगी काफी सुखद निकल सकती है। बिल्कुल। और 3 पॉइंट्स अगर मैं बोलूं कि क्या करने चाहिए, तो मुझे लगता है अगेन मेरे दिल के बहुत जो पास है वो है कि मुझे लगता है एवरीबडी कैन बी फाइनेंशियली फ्री। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोशिश जरूर करो, और जितना अर्ली एज में स्टार्ट कर सकते हो उतना अर्ली करो। जो लोग 22, 23, 24 साल के हैं, सुन रहे हैं अभी, तो उनको इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए अपना फाइनेंशियल फ्रीडम या रिटायरमेंट बोल लो, उसके लिए अपना सेविंग करना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक। दूसरी चीज, ये जो सेविंग होनी चाहिए अगेन इक्विटी में होनी चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में होनी चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिस्क थोड़ा इक्विटी डायरेक्टली शेयर मार्केट से कम होता है। ठीक है ना, ऑल्दो वो सेम जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स में मुझे चूज करना है कौन से स्टॉक में खरीदना है, म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट आदमी चूज कर रहा है, तो रिस्क थोड़ा कम है। ठीक। और तीसरी चीज मैं कहूंगा कि एटलीस्ट अपनी इनकम का थंब रूल है, एग्जैक्टली कुछ नहीं है, 30% के आसपास जरूर सेव करो। ठीक है। तो अगर आप 30% के आसपास सेव कर रहे हो, आपकी काफी हद तक जिम्मेवारियां पूरी हो जाती हैं। 70% कंज्यूम करो, लाइफ एंजॉय करो, ये तो नहीं कह रहे कि लाइफ को एंजॉय मत करो। और इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैं कहूंगा कि किसी एक्सपर्ट के थ्रू अगर कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गलतियां आपकी कम हो जाती हैं, वो एक्सपर्ट आपको गलतियों से बचा सकता है। जो एक मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में मैंने बहुत गलतियां की, मुझे गाइड करने वाले लोग नहीं मिले, तो यही हम इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपकी ऑडियंस में लोग किसी एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं तो इट इज इवन बेटर। वंडरफुल जी, वंडरफुल तेजिंदर जी। मतलब 3 जो आपने लास्ट में 3 नगेट्स बताए हमारे को, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि क्या लोगों को करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, आई गेस दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस पॉडकास्ट। और बड़ा मज़ा आया आपके साथ बातें करके और समझ के इस पूरी की पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री को, और कैसे लोग सेव कर सकें, कैसे लोग सेव
करना स्टार्ट कर सकें और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, हम्म। रिटायरमेंट के लिए क्या करना चाहिए। आई गेस ये पॉडकास्ट एक पूरा का पूरा मिक्स है उन लोगों के लिए जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू विन टॉक्स विद अभिषेक जैन। कोशिश करेंगे तेजिंदर जी जितने भी क्वेश्चंस हमारे को कमेंट्स के माध्यम से आते हैं हम आप तक पहुंचाएं और आपके साथ एक और पॉडकास्ट करें और फिर उन क्वेश्चंस का आंसर हम अपनी ऑडियंस को दें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग हियर। मोस्ट वेलकम अभिषेक, मुझे भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और तुमने जो ये पॉइंट्स रेज किए मुझे लगता है ये बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं और ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो ये आपका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स, इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा तेजिंदर जी को सुन के और कैसे बचत गुरु ने बचत की बातें की आज हमारे साथ, कैसे हम लोग बचत शुरू कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और इस पॉडकास्ट का जो थीम है वो है विन टॉक्स विद अभिषेक जैन, वेयर विन इज विजडम, इंस्पिरेशन एंड नेटवर्किंग। विजडम तेजिंदर जी ने शेयर की, उन्होंने हमारे को इंस्पायर किया एंड नाउ इट इज़ टाइम टू नेटवर्क विद तेजिंदर जी। और हम एक पोर्टल बना रहे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली तेजिंदर जी के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनके साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। उन्होंने पहले 10 लोगों के लिए 1-to-1 सेशन हमारे को देने के लिए एग्री किया है और उसकी कुछ कंडीशन है वो आपको नीचे ही मिल जाएंगी। तो प्लीज़ जाइए और इस मौके का फ़ायदा उठाइए। और तेजिंदर जी की जो बुक है वो है लेजी मैन्स गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसके बीच में उन्होंने लिखा है कि अगर आपको कुछ ना करते हुए भी कुछ सेविंग करना चालू करना है तो कैसे आप इन्वेस्टिंग सीख सकते हो। उस बुक का अमेजॉन लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अमेजॉन से बाय कर सकते हो। और डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon। और इसी बड़े पॉडकास्ट की छोटी क्लिप्स को देखने के लिए, कंसंट्रेटेड क्लिप्स को देखने के लिए अभिषेक जैन क्लिप्स चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पॉडकास्ट।